ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस दिलचस्प विज्ञान को समझने वाले हैं जो सिंगल लिम्ब यानी एक अंग की ट्रेनिंग और टू लिम्ब यानी दोनों अंगों की ट्रेनिंग के बीच के अंतर को दर्शाता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की दुनिया में ये एक ऐसी बहस है जो लगातार सालों से चलती आ रही है। क्या हैवी वेट्स उठाते वक्त दोनों पैरों या हाथों का एक साथ इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर एक वक्त पर सिर्फ एक लिम्ब पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है? आज हम इन थियोरीज के पीछे छुपे ठोस साइंटिफिक डेटा और रिसर्च को एक्सप्लोर करेंगे ताकि इस सवाल का जवाब मिल सके। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही तेजी से इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहले हम फिटनेस इंडस्ट्री की इस मैसिव स्क्वाटिंग डिबेट को डिकोड करेंगे। फिर समझेंगे बायलैटरल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, हार्मोन्स और हैवी लिफ्टिंग का कनेक्शन, क्रॉस एजुकेशन का हैरातंगेज फिनोमेना, ग्लूटियस मीडियस को टारगेट करने का बायोमैकेनिक्स, और आखिर में देखेंगे कि इन सब को मिलाकर एक अल्टीमेट एथलीट कैसे बनता है। सेक्शन 1, द ग्रेट स्क्वाटिंग डिबेट। आखिर फिटनेस इंडस्ट्री की इस सबसे बड़ी बहस का सच क्या है? अब ये दो फिलॉसफीज बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखती हैं। एक तरफ कोच माइक बॉयल जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो प्योरली यूनिलैटरल अप्रोच पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि यूनिलैटरल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स मूवमेंट्स के लिए हाईली स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर आप सोचें तो मैदान पर ज्यादातर मूवमेंट्स जैसे तेजी से भागना या अचानक कट करना एक ही पैर पर होते हैं। प्लस ये रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन पर पड़ने वाले कंप्रेसिव लोड्स को भी काफी हद तक अवॉइड करता है। वहीं दूसरी तरफ कोच ट्रेविस मार्श जैसे एक्सपर्ट्स बायलैटरल फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। इनका तर्क ये है कि मैसिव एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ बनाने के लिए दोनों पैरों का इस्तेमाल जरूरी है। ये तरीका स्पाइनल इरेक्टस को सेफली लोड करता है ताकि एथलीट किसी भी एक्सट्रीम एथलेटिक फोर्स का डटीकर सामना कर सके। दोनों ही पक्ष अपनी जगह बिल्कुल वैलिड और कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द बायोलैटरल डेफिसिट एक्सप्लेन्ड। आखिर मूल मुद्दा क्या है? अब जरा ह्यूमन बॉडी के इस न्यूरोलॉजिकल क्वर्क पर ध्यान दीजिए जिसे बायलैटरल डेफिसिट कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर अलग-अलग दोनों सिंगल लिम्स की मैक्सिमम फोर्स को नापकर जोड़ा जाए तो वो उन दोनों लिम्स द्वारा एक साथ प्रोड्यूस की गई फोर्स से लगभग 10% ज्यादा होती है ना अजीब? इसके पीछे की थ्योरीज काफी रोचक हैं। कुछ का मानना है कि इंसान नेचुरल रूप से यूनिलैटरल जीव हैं। आखिर हम चलते और दौड़ते तो एक ही पैर पर है ना। एक और थ्योरी कहती है कि जब हम एक लिम्स से मूवमेंट करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज पाने के लिए अपनी बॉडी को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, जो बायलैटरल मूवमेंट्स में फिक्स पोजीशन होने के कारण प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। सेक्शन 3, हार्मोन्स एंड हैवी लिफ्टिंग, मसल मास और हार्मोन्स का कनेक्शन। जरा एक सेकंड के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। 1600 पाउंड्स, पूरा 1600 पाउंड्स। ये वो टैकलिंग फोर्स है जो एनएफएल का एक एवरेज 199 पाउंड डिफेंसिव बैक प्रोड्यूस करता है। ऐसी एक्सट्रीम और ब्रूटल फोर्स का सामना करने और लिटरली जिंदा रहने के लिए किसी भी खिलाड़ी को उस मॉन्स्टर स्पाइनल इरेक्टर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। और सच्चाई ये है कि ये स्ट्रेंथ सिर्फ हैवी बायलैटरल मूवमेंट्स जैसे फ्रंट और बैक स्क्वाट से ही आती है। उन हैवी लोड्स को उठाते वक्त स्पाइन पर जो कंप्रेशन होता है वही इन मसल्स को अडैप्ट और ग्रो होने पर मजबूर करता है। और अब वर्क वॉल्यूम का ये कंपैरिजन देखिए जो अपने आप में काफी रिवीलिंग है। पेन स्टेट की एक स्टडी में जब पुरुषों पर अपर बॉडी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का परीक्षण किया गया तो एक बड़ा क्लियर पैटर्न सामने आया। यूनिलैटरल प्रोटोकॉल में किया गया टोटल वर्क वॉल्यूम बायलैटरल प्रोटोकॉल का सिर्फ 52.1% था, यानी लगभग कंप्लीटली आधा। और यहीं से हमारी बॉडी में उस डीप हार्मोनल सिग्नलिंग का खेल शुरू होता है। तो इस वर्क वॉल्यूम के डिफरेंस का नतीजा क्या होता है? उसी पेन स्टेट स्टडी के एंडोक्रिन निष्कर्ष बताते हैं कि बायलैटरल एक्सरसाइज की ज्यादा वॉल्यूम और इसमें इस्तेमाल होने वाली बड़ी मसल मास बेहद पावरफुल हार्मोनल रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि बायलैटरल ट्रेनिंग लैक्टेट लेवल्स में काफी बड़ी वृद्धि करती है और इम्यूनो रिएक्टिव ग्रोथ हार्मोन यानी आईजीएच में एक मैसिव सर्ज लाती है। वहीं दूसरी तरफ यूनिलैटरल ट्रेनिंग की खासियत ये निकली कि इसके दौरान रिकवरी में कॉर्टिसोल लेवल्स कम थे, हालांकि इंसुलिन दोनों ही कंडीशंस में सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। इसका क्लियरली मतलब यह है कि अगर एंडोक्राइन सिग्नलिंग को ऑप्टिमाइज करना है तो मूवमेंट में इन्वॉल्व होने वाली मसल मास की मात्रा बहुत बहुत मायने रखती है। सेक्शन 4, द क्रॉस एजुकेशन फिनोमेनॉन, बिना ट्रेन किए मसल्स को अपग्रेड करना। इसे समझिए, ये किसी रियल लाइफ बायोलॉजिकल हैक जैसा लगता है। क्रॉस एजुकेशन एक ऐसी न्यूरल एडेप्टेशन है जहां आप अपने एक लिम्ब में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं और आपका दूसरा बिल्कुल अनट्रेन्ड लिम्ब बिना कुछ किए लिटरली ताकतवर हो जाता है।
दिमाग का ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां वो उस मसल को आराम करते हुए ही अपग्रेड कर देता है जिसने एक्चुअली कोई फिजिकल मैकेनिकल काम किया ही नहीं। पूरे 10%। फ्रंटियर्स जर्नल में प्रकाशित एक 8 हफ्ते की यूनिलैटरल ट्रेनिंग स्टडी ने यह साबित किया, बिना एक भी एक्सरसाइज किए उस अनट्रेन्ड कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब ने अपनी मैक्सिमल वॉलंटरी फोर्स 10% तक बढ़ा ली। एकदम अनबिलीवेबल लगता है, राइट? चलिए डेटा पर गहराई से नजर डालते हैं। इस फ्रंटियर स्टडी के मुताबिक ट्रेन्ड लिम्ब ने एक्सपेक्टेंटली 19% स्ट्रेंथ गेन की और अनट्रेन्ड लिम्ब ने 10%। पर कैच क्या है? अनट्रेन्ड लिम्ब के साइज यानी उसके सरकमफ्रेंस में बिल्कुल 0 चेंज आया था। इसका मतलब साफ है कि ये ताकत मसल्स की ग्रोथ से नहीं आई, बल्कि ये बेसिकली एक प्योर न्यूरोलॉजिकल अपग्रेड था। ये लोअर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट थ्रेशोल्ड्स और उन स्पाइनल मोटो न्यूरॉन्स के हायर नेट डिस्चार्ज रेट का नतीजा था। सिंपल शब्दों में, नर्वस सिस्टम ने प्रैक्टिकली उस रेस्टिंग मसल को और भी इफेक्टिवली फायर करना सीख लिया। सेक्शन 5, टारगेटिंग द ग्लूटियस मीडियस। आइए देखते हैं कि बायोमैकेनिक्स यहाँ कैसे काम करता है। अब बायोमैकेनिक्स की एक ऐसी डिटेल जो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। कमजोर ग्लूट्स का असर कितना एक्सट्रीम हो सकता है। मेडब्रिज डेटा हमें बताता है कि फीमर यानी जांघ की हड्डी का सिर्फ 10 डिग्री इंटरनल रोटेशन भी पटेलोफेमोरल जॉइंट स्ट्रेस को 50% तक बढ़ा देता है। यही रोटेशन उन डेंजरस वैल्गस नी फोर्सेस को जन्म देता है जो आगे चलकर पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इन वाइटल ग्लूट मसल्स को ठीक से आइसोलेट और मजबूत करने के लिए यूनिलैटरल सेटअप्स सबसे इफेक्टिव माने जाते हैं। तो आखिर अर्ली रिहैब में ग्लूट्स को टारगेट कैसे करें? मेडब्रिज के इस अर्ली रिहैब प्रिस्क्रिप्शन को देखें। ग्लूटियस मीडियस को सिलेक्टिवली एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत प्रिसाइज यूनिलैटरल मूवमेंट्स चाहिए। साइड लाइंग प्लैंक विथ हिप एब्डक्शन और रिवर्स क्लैम्पशेल जैसी एक्सरसाइजेज में EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एक्टिवेशन लेवल सबसे हाई होता है। इन्हें दोनों पैरों का एक साथ इस्तेमाल करके इस लेवल पर टारगेट करना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और रिहैब से आगे बढ़कर जब बात फंक्शनल क्लोज्ड किनेटिक चेन मूवमेंट्स की आती है, तब भी यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस का कोई सॉलिड मुकाबला नहीं है। वॉकिंग लंज, लैटरल बैंड वॉक और यूनिलैटरल मिनी स्क्वाट जैसी एक्सरसाइजेस, इन सभी में ग्लूटियस मीडियस का हाईएस्ट EMG एक्टिवेशन देखा जाता है। फ्रंटल प्लेन में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको इन डायनामिक यूनिलैटरल मूवमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, बिल्डिंग द अल्टीमेट एथलीट। चलिए इस सारे साइंस को एक साथ जोड़ते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? डेटा बहुत स्पष्ट रूप से किसी एक अप्रोच को बेस्ट बोलने के बजाय एक ब्लेंडेड अप्रोच का समर्थन करता है। एक एविडेंस बेस्ड प्लान कुछ इस तरह दिखना चाहिए। पहला, उन हेवी बायलैटरल लिफ्ट्स का यूज करके अपने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और एंडोक्राइन रिस्पॉन्स को बिल्ड करना। दूसरा, उन डायनामिक यूनिलैटरल मूवमेंट्स के जरिए रियल वर्ल्ड स्पीड और स्पोर्ट्स स्पेसिफिसिटी डेवलप करना। और तीसरा, रिहैब उस अमेजिंग क्रॉस एजुकेशन इफेक्ट और जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए प्रॉपर्ली टारगेटेड यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करना। दोनों मोडालिटीज के अपने यूनिक फायदे हैं। स्पाइन बायोमैकेनिक्स के माने हुए एक्सपर्ट डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल ने इस पूरी बहस का सबसे बेस्ट कंक्लूजन दिया है। उनका कहना है कि एवरीथिंग इन बायोलॉजी हैज इट्स टिपिंग पॉइंट। बिलो दैट टिपिंग पॉइंट एवरीथिंग इज एनाबॉलिक। एवरीथिंग अबव दैट पॉइंट इज कैटाबॉलिक एंड डैमेजिंग। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बैलेंस पॉइंट होता है, उसके नीचे सब कुछ फायदेमंद और बॉडी बिल्ड करने वाला है, और उसके ऊपर सब कुछ नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है। एक पैर पर एक्सरसाइज की जा रही है या 2 पर, इससे कहीं ज्यादा मैटर ये करता है कि लोड कितना ऑप्टिमल है और मूवमेंट की क्वालिटी कैसी है। इन सभी साइंटिफिक फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद अब सोचिए, क्या अगला ट्रेनिंग सेशन भारी बाइलैटरल लोड्स के जरिए एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करेगा, या फिर वो यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस से उन छुपे हुए न्यूरल पाथवेज और क्रॉस एजुकेशन मैजिक को अनलॉक करेगा? चुनाव आपके अपने स्पेसिफिक गोल्स और इन प्रूवन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। तो अब सवाल यह है, आप इन इनसाइट्स को अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कैसे यूज करेंगे?